अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हमने कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करना है, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर का। कल किडनी स्टोन्स को हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया था। आज हम किडनी स्टोन्स को की क्योर को भी पढ़ेंगे और किडनी फेलियर को भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करें जी आज के लेक्चर को। हाँ, लगता है बैटरी हमारे आने से पहले ही डाउन हुई है, सो हम इस बैटरी को भी पहले थोड़ा चेंज करवा लेते हैं, फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप मुझे बताएं जी आप लोग कैसे हैं, हलचल कैसे हैं, एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हाँ जी, बैटरी बेटा चेंज कर देते हैं, आपको इतनी काली क्यों हुई है, आप टेंशन ना लिया करें, मैं इधर ही हूँ। बैटरी चेंज करवा के दोबारा से स्टार्ट। बैटरी हो गई है एंड वी आर बैक। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे हैं? और यू सर? आई एम फाइन, वी आर फाइन। ठीक है जी, इसका मतलब सारे लोग ठीक हैं। किसी को कोई मसला है तो डॉक्टर से रिव्यू कर सकता है, नहीं तो फिर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। कल लास्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी किडनी स्टोन्स की। हमने कहा किडनी स्टोन्स कौन कौन सी बीमारियों में हो सकता है। चलें आपसे पूछते हैं, किडनी स्टोन जो है ना वो कौन कौन सी बीमारियों में पैदा हो सकता है, उन दो बीमारियों के नाम बताएं जल्दी से। किडनी स्टोन्स कौन कौन सी दो बीमारियों में पैदा हो सकता है, उन दो बीमारियों के जल्दी से मुझे नाम बता दें। किडनी स्टोन इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये दूसरी बीमारियों के अंदर, कंडीशंस के अंदर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर ये पैदा हो जाता है। सो वो कौन सी दो बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जिनके अंदर किडनी स्टोन बनने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। हाँ जी बताएंगे सर। कुछ लोगों की किडनी श्रिंक हो जाती है, उसकी क्या वजह? बेटे उनकी किडनी से आप पूछ लें जाके, मैंने तो ऐसा केस नहीं देखा। हाँ जी, हाइपर कैल्सीमिया नहीं, एक तो नहीं है, दो मेटाबॉलिक डिजीज थी, आपने एक का बताया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया, ये दो बीमारियां ऐसी हैं, इन दो बीमारियों के अंदर किडनी स्टोन्स पैदा होने का चांस बढ़ जाता है। तो तमाम लोग जो है ना वो इनके नाम लिख के याद कर लें। आप लोगों ने सब ने कमेंट नहीं किया, सब लोग कमेंट कर दें। ठीक है, जल्दी से सब लोग कमेंट कर दें, शाबाश जल्दी से। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सिलेरिया। ठीक है, चलें जी। किडनी स्टोन्स आपको पता था कि ये इन दो के अंदर पैदा हो सकता है। सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन कौन से साल्ट के पैदा होते हैं? सवाल नंबर 2 आपसे पूछा है, सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन्स कौन से साल्ट के पैदा होते हैं? जल्दी से, वो कौन से साल्ट के स्टोन्स हैं जो सबसे ज़्यादा बॉडी में पैदा होते हैं? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का जवाब देंगे अब जल्दी से, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, फिर हम उससे आगे लेके चलेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, रिवाइज कर लिया? लें जी, सबसे ज़्यादा स्टोन्स आपने बताया है कैल्शियम ऑक्सलेट। वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्सलेट, शाबाश। 70% चांस इसके होते हैं। अब हम ये ठीक करते हैं जी। ठीक कैसे करेंगे? लुक एट द वाइट बोर्ड केयरफुली। क्योर ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन्स की क्योर कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे? आपको पता आपने 3 इलाज पढ़े हैं मैट्रिक में, उन तीनों को हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। पहला इलाज आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 2 सर्जरी और नंबर 3 लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी, ये 3 तरह के इलाज हैं किडनी स्टोन्स के। पानी पीने को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। पानी पीने से आपको पता पानी किडनी स्टोन्स को अपने अंदर हल करके लेकर चला जाएगा। सो दैट इज़ नॉट द बिग इशू। सर्जरी बच्चों कैसे होगी? जिस बंदे के किडनी में स्टोन्स होंगे उसके किडनी को खोला जाएगा ऑपरेशन करके। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन होता है। किडनी को खोला जाएगा, जहाँ पे स्टोन होगा वो डिटेक्ट करेंगे जगह कौन सी है, खोलेंगे, मीन उसको कट लगाएंगे, कट लगाकर खोलेंगे, स्टोन बाहर निकाल लेंगे, दोबारा से जगह बंद कर टांके स्टिचेस लगा देंगे। ये पूरा ऑपरेशन होगा जिसको हम साइंस की ज़बान में सर्जरी कहते हैं। सर्जरी कहते हैं। बात समझ आ गई है? सर्जरी समझ आ गया बच्चों सबको? इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब्दुल्ला, अगर आपने एडवांस में आगे वाले क्वेश्चंस पूछे तो आपको मैंने क्या करवा देना है? आपको अल्लाह के फजलो करम से ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती जा रही है। सो इट इज़ लास्ट वार्निंग टू यू, नो मैटर आपने फ़ी दी है या नहीं दी, अगर आप टीचर की बात नहीं मानेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। हीमोडायलिसिस पता नहीं कितने आगे है, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो हम फिर, और अगर आप इस तरह के इररेलेवेंट मैसेज करेंगे जो कि टीचर की डिग्निटी के ख़िलाफ़ होते हैं तो भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो आइंदा आपने एहतियात करनी है। आपके पास लास्ट वार्निंग। क्यों स्टूडेंट्स, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इस तरह के स्टूडेंट्स को क्लास में नहीं रखा जाएगा। मैं प्यार से समझा रहा हूँ, आप मेरे छोटे बहन भाई हैं। मैसेज लिखते वक्त ध्यान रखा करें कि आप टीचर के साथ बात कर रहे हैं। सो ऐसी कोई भी बात जो टीचर की डिग्निटी के ख़िलाफ़ होगी वो यहाँ पे बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं की जाएगी। आप खुद मुसलमान हैं, मुसलमानों को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो टीचर्स को इस तरह के मैसेज करें। सो जो आप कमेंट करते हैं वो डायरेक्टली बात आप मुझे कह रहे होते हैं या एक टीचर को कह रहे होते हैं, ठीक है। सर यूरिक एसिड के स्टोन कैसे बनते हैं? हमारा वेस्ट तो यूरिया है बेटे। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से बन जाता होता है। जब हम ज़्यादा यूरिक एसिड वाली चीज़ें खाते हैं तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बन जाता है। सो इसकी डिटेल अभी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जिन लोगों की उंगलियाँ पाँव की सूजती है ना, उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, मौजूद है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वही नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर ही बने, और भी चीज़ों से वो बन जाता है। चलें, दूसरा इलाज है बच्चों लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी से हम लोग किडनी स्टोन्स को तोड़ सकते हैं। इससे हम किडनी स्टोन्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये नॉन सर्जिकल है, इसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। ब्रेक अप स्टोन, हम स्टोन्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। यूरिया कहाँ पे बनता है? लिवर के अंदर बनता है, ठीक है। इससे हम किडनी स्टोन्स को तोड़ते हैं। तोड़ कहाँ पे सकते हैं? कहीं पर भी स्टोन हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो यूरेटर में हो, चाहे वो गाल ब्लैडर में भी हो। वैसे गाल ब्लैडर यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं था, यूरिनरी ब्लैडर था, लेकिन अगर गाल ब्लैडर में पथरी हो जो फर्स्ट ईयर में पड़ी थी, गाल स्टोन्स, उसको भी हम लिथोट्रिप्सी से तोड़ सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो अब आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन करें। एंड पे सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। टेस्ट कब होगा, सिलेबस क्या है, सारा कुछ बाद में पूछें। सिलेबस बाद में पूछेंगे, फिलहाल इस पे ध्यान दें। स्टोन्स को तोड़ने के लिए जो लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये नाम है बच्चों पूरा। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है बाहर से। जब आप बाहर से रेडिएशंस डालते हैं, शॉक वाली वेव्स देते हैं स्टोन्स को, तो स्टोन्स बारीक रेत की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो यूरिन के ज़रिए पास हो जाती है, ठीक है बच्चों। इट इज़ योर लास्ट वार्निंग। अब आपने सिलेबस के बारे में नहीं पूछना, मैं एंड पे बता दूंगा आपसे डिस्कस करके, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपको नाम ये वाला, सारे लोग ये वाला मैसेज करें, एक्स्ट्रा, ये नाम याद करें, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
याद कर लें, फौरन कमेंट करें सारे लोग। ये लिथोट्रिप्सी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें आप बाहर से शॉक वेव्स, लहरें, शुआएं देते हैं। शुआएं पथरी पे पड़ती हैं, पथरी रेत की शक्ल में टूट जाती है और वो फिर यूरिन से पास हो जाती है। ठीक है, मंडे से सबको पता है बच्चों, मंथली टेस्ट है, सबको पता है ना, यही अनाउंसमेंट थी। ठीक है, आपने हर टीचर से सिलेबस पूछना है, लेकिन जब वो पढ़ा ना रहे हो, बीच में क्वेश्चन करना, वैसे आपको मैं बताऊं ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं, आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, या शॉक वेव ही ठीक है, वेव्स क्योंकि लहरें होती हैं इसलिए। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हाँ जी, तो ये जो शॉक वेव्स होंगी ये ऐसी वेव्स होंगी जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए, इनमें करंट नहीं होना चाहिए और ये आपकी बॉडी को ज़्यादा डैमेज ना करें। और आपको पता ही अगला क्या होगा, वो जो स्टोन होगा, जिस स्टोन को आप तोड़ना चाहते हैं उसके ऊपर जब आप लहरें डालेंगे, शॉक वेव डालेंगे, तो इस स्टोन के पीसीस बन जाएंगे छोटे छोटे रेत की तरह। ये जो रेत की तरह आपके पीस बन गए ना पथरी के, ये फिर जो है ना यूरिन में पास हो जाएंगे। दिस इज़ द मैकेनिज्म। ये लहरें डाली, ये वेव्स हैं, वेव्स पथरी के ऊपर पड़ी, स्टोन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सैंड में। सैंड जो है ना फिर वो यूरिन में पास हो जाती है, यूरिन के ज़रिए निकल जाती है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ये देखें खूबसूरत सी है, वेव्स पड़ी स्टोन के, वो सैंड की शक्ल में कन्वर्ट हो गए और यूरिन के ज़रिए पास हो गए। सिंपल है। इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है। वेव्स कौन कौन सी हो सकती हैं, आपकी बुक में 2 किस्म की वेव्स लिखी हुई हैं। ठीक है, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड रेज। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये 2 किस्म की वेव्स आपकी बॉडी के ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो एग्जांपल्स भी आपने याद करनी है कि वेव्स कौन सी आप मारेंगे। मैंने पहले बता दिया, साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होने चाहिए, पहले आप टेस्ट करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, बगैर टेस्ट के नहीं करेंगे कोई काम। नेक्स्ट हमने पढ़ना है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, सर्जरी का नुकसान ज़्यादा होता है, लिथोट्रिप्सी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, इसलिए लिथोट्रिप्सी महंगी होती है। ठीक है, साद, इसीलिए लिथोट्रिप्सी महंगी होती है क्योंकि सर्जरी के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। लिथोट्रिप्सी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, रीनल फेलियर पढ़ते हैं जी, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। जब आपकी किडनी, अल्लाह ना करे आपकी किडनी हो, जब किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है, क्यों ख़राब होती है, उसका ग्लोमेरुलस पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय किडनी, जब किडनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्पेशली ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम कहते हैं किडनी फेल हो चुकी हुई है। अब वो किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पा रही। सो किडनी की तबाही क्यों होती है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किडनी को तबाह कर सकते हैं। फैक्टर्स बच्चों 2 किस्म के हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पैथोलॉजिकल यानी पैथोजेंस यानी कि वायरस या बैक्टीरिया। पैथोलॉजिकल पैथोजेंस मीन वायरस या बैक्टीरिया। फिर केमिकल, ख़तरनाक किस्म के केमिकल, वो भी हमारी किडनी में जाते हैं, हमारी किडनी में जाके ग्लोमेरुलस को तबाह कर देते हैं। सो इन 2 चीज़ों की वजह से बच्चों किडनी फेल हो सकती है। आपको याद हो गया होगा। इसके रिजल्ट में फिर क्या होता है, हमारा सबसे जो बड़ी सिम्टम होती है, सिम्टम्स जो होती हैं वो याद कर लें। हाई लेवल ऑफ यूरिया, हाई लेवल ऑफ यूरिया प्लाज्मा के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यूरिया को ही किडनी ने एक्सक्रीट करना था। अब किडनी अपना काम नहीं कर रही तो ब्लड गंदा हो जाएगा, यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। आप सबको मैंने डिटेल से बताया था कि हमारे गुर्दे ब्लड को, प्लाज्मा को साफ करते हैं, उनमें से यूरिया अलग कर देते हैं। जब
किडनी ये काम नहीं कर पाएगी तो प्लाज्मा में यानी ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यूरिया का लेवल यानी अगर आपने चेक करना है कि किसका गुर्दा सही काम कर रहा है और किसका गुर्दा सही काम नहीं कर रहा, तो आप प्लाज्मा या ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल चेक करें। अगर यूरिया बढ़ा हुआ इसका मतलब गुर्दा किडनी साफ नहीं कर रहा, सॉरी किडनी ब्लड साफ नहीं कर रहा। अगर तो यूरिया कम हुआ इसका मतलब गुर्दा साफ कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है, घर पे जो सफाई करता है उसको कैसे पहचाने कि उसने सफाई की है या नहीं की, वो बंदा ठीक काम कर रहा है या नहीं। आप फर्श चेक करें सही साफ है या नहीं। अगर तो फर्श पे अभी भी गंद पड़ा हुआ तो आप कहेंगे भाईजान सही सफाई नहीं की, और अगर फर्श साफ है तो आप कहेंगे कि सही सफाई हो रही है। तो ब्लड के अंदर अगर यूरिया कम है तो आप कहेंगे जी सफाई ठीक तरह से हो रही है। अगर ब्लड में यूरिया बढ़ चुका है, प्लाज्मा बढ़ चुका है, तो आप कहेंगे सफाई नहीं हो रही। और यूरिया के लेवल बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, राइज कर जाता है, और एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया मीन जब प्लाज्मा बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पानी आ जाता है, तो पानी आने से खून पतला हो जाता है, और खून के पतला होने से ब्लड सेल कम हो जाते हैं, और ब्लड सेल की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी इस सेंस में है कि खून पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खून पतला पानी की वजह से होगा, पानी आने से ही प्रेशर बढ़ता है। यूरिया एक सल्यूट है तो सल्यूट के पीछे पीछे पानी आ जाएगा, खून पतला हो जाएगा। तो ये सिम्टम हो गई। अब इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज करते हैं जी। किडनी फेलियर का इलाज दो तरीके से हो सकता है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह, अगर टाइम लेके, ठीक है। सर केमिकल का बता दें थोड़ा सा। जो भी जहरीले केमिकल होते हैं, टॉक्सिक जहरीले केमिकल, वो ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। चलें, काइंडली फैक्टर दोबारा बता दें, दोबारा सुन लिया करें बेटे, आप पहले फोकस नहीं करते। पैथोलॉजिकल मीन पैथोजेंस मीन वायरस बैक्टीरिया, इस तरह के जो जरासीम होते हैं वो इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं किडनी में, किडनी तबाह हो जाती है। और केमिकल्स में जहरीले टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो तबाह कर सकते हैं किडनी। सो तबाह हो गई है, अब उसको ठीक कैसे करना है। सो ठीक करने के लिए इसकी जो क्योर है वो दो तरह की है बच्चों। पहली क्योर है डायलाइसिस। डायलाइसिस के अंदर खून की आर्टिफिशियल तरीके से सफाई होती है। और आखिरी इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। डायलिसिस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायलिसिस दो तरह की है, सबको पता है। पहली डायलिसिस का नाम है हीमोडायलिसिस और दूसरी डायलिसिस का नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। चेक करना आपने ध्यान से, फोकस के साथ, ठीक है। आप लोगों के लगता है चैट हाइड करनी पड़ेगी, फिर आप लोग बाज आएंगे। अब आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है, एंड पे सारे क्वेश्चन करेंगे। हीमोडायलिसिस कैसे होती है। हीमोडायलिसिस के अंदर बच्चों एक डायलाइजर इस्तेमाल होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन को हम डायलाइजर मशीन अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये डायलाइजर क्या करता है, ये क्लीन करता है ब्लड को। ये आप इस मशीन, ये एक मशीन है, इस मशीन में से खून को गुजारते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी भी कहला सकती है, ये आपके खून को साफ कर देती है। और इसकी ना दो स्पेसीज होती हैं जो थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट हुई होती हैं। सो एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन से ब्लड पास होता है और दूसरी साइड जो है वो फ्लूइड होता है। चेक करें, मैं आपको बना के चेक करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये डायलाइजर है, ये डायलाइजर है, ठीक है। इस डायलाइजर के अंदर ये मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं सेमी। ये मैंने आसान सा डायलाइजर बनाया, मुश्किल नहीं बनाया, वरना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेमी परमिएबल ये मेम्ब्रेन है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने इस मशीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा मेम्ब्रेन के इधर ये वाला है, ठीक है, और एक हिस्सा इसके अंदर है, इसके अंदर है। अब हम चेक करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इसके अंदर आपने भरना है डायलाइसिस फ्लूइड, और इस फ्लूइड की कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी रखनी है ताकि
सफाई हो सके। अब आपने ब्लड लेना है, ब्लड कहाँ से लेना है? आर्टरी से। आप पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकालें और इस मशीन के अंदर डाल दें। इस मशीन में जब ब्लड एंटर होगा, ये सारा ब्लड है, ब्लड सारा इस जगह पर मौजूद होगा, ये सारा ब्लड है। आपको पता है ब्लड जिसको हम साफ करना चाह रहे हैं, यहां से ब्लड एंटर होगा, इस ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल ज्यादा है, यूरिया का लेवल ज्यादा है, और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यूरिया का लेवल कम है। सो ये जो यूरिया है ब्लड के अंदर, ये यूरिया इस मेम्ब्रेन को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलिसिस फ्लूइड में एंटर हो जाएगा। कौन? यूरिया। यूरिया एंटर हो जाएगा, यूरिया इधर से भी एंटर हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड में। ये बच्चों ये सारा डायलिसिस फ्लूइड है। डायलिसिस फ्लूइड गंदा हो जाएगा और हमारा खून सारा साफ होकर इधर से दूसरी आउटलेट से बाहर जो है वो निकलेगा, और ये साफ होने के बाद हम वेन के अंदर वापस डाल देंगे। निकालना आर्टरी से है खून और डालना वेन में है। अब ब्लड की सफाई का जिम्मेदार ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के जरिए यूरिया ब्लड से निकलकर फ्लूइड में चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये यूरिया वाला ब्लड जिसको हमने साफ करना है और फ्लूइड मिक्स होंगे या नहीं होंगे? तो जवाब है मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। ये यूरिया वगैरह को तो आने देगी, लेकिन ये ब्लड सेल्स को और बड़ी चीज़ों को आने नहीं देगी। ये स्पेशल मेम्ब्रेन होगी जो सिर्फ और सिर्फ यूरिया की ट्रांसपोर्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। बाकी चीज़ें ब्लड की डायलिसिस फ्लूइड में एंटर नहीं होंगी। सो फ्लूइड जो है ना वो जब इस मशीन में से गुजरेगा, ब्लड मशीन में से गुजरेगा, तो ब्लड का यूरिया निकल कर फ्लूइड में चला जाएगा। फ्लूइड मशीन में ही रहेगा, लेकिन ब्लड दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा और वापस पेशेंट के अंदर हम डाल देंगे। यानी आर्टरी से निकालते जाएंगे, वेन में वापस डालते जाएंगे, मशीन में से गुजारते जाएंगे, मशीन ब्लड को क्लीन करता चला जाएगा। क्लीन करने के लिए वो क्या करेगा? क्लीन करने के लिए वो सिंपल वेस्ट को रिमूव करता जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, with the help of diffusion across the semi permeable membrane। so साफ होकर खून दूसरी साइड से निकल जाएगा। दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आर्टरी से ही खून क्यों निकाला, वेन में ही खून क्यों डाला? बिकॉज आर्टरी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम हार्ट होती है तो इजीली निकाला जा सकता है। वेन में वापस क्यों डाला? ताकि वेन खून को ऑर्गन की तरफ ना लेके जाए। वेन आप सबको पता है खून को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। सो ये हार्ट की तरफ जब खून चला जाएगा तो हार्ट उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर हम वेन के बजाय आर्टरी में ही खून को डालते तो ऑर्गन को मिल जाता। अगर हम बाजू की आर्टरी में डालते तो बाजू को साफ खून मिलता, किसी भी आर्टरी में डालते तो सिर्फ ऑर्गन को। हम चाहते हैं पूरी बॉडी को साफ खून दें तो वेन में डालें, वेन की डायरेक्शन टूवर्ड्स हार्ट होती है, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो सारा काम इस डायलाइजर मशीन ने किया जिसके अंदर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन की वजह से मशीन के अंदर दो पार्ट्स बन गए, एक पार्ट मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड जहां ब्लड है और दूसरा पार्ट मेम्ब्रेन के इनसाइड। सो मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये इनसाइड है और ये वाला सारा हिस्सा जो है ना ये आउटसाइड है। दो पार्ट्स हैं, ये इनसाइड और आउटसाइड बनाने की रीजन ये मेम्ब्रेन है। अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो ये दो पार्ट्स ना बन पाते। ठीक है, ये फ्लूइड अंदर है मेम्ब्रेन के और ब्लड मेम्ब्रेन के बाहर है। सो ये मेम्ब्रेन पोरस है और इसके अंदर से यूरिया वगैरह निकल कर फ्लूइड में चला जाएगा। सिंपल, खून साफ हो जाएगा। अब ये काम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी किया जा सकता है, वो बहुत ही मुश्किल है। उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो अब्डोमिनल कैविटी है जहां पे अल्लाह ने गुर्दे रखे हुए हैं, ये कैविटी पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है। ठीक है, सपोज मैं अब ये मिटाऊंगा ताकि आपको पेरिटोनियम दिखा सकूं। बच्चों ये जो है ना, सपोज ये कोई पेशेंट है, ठीक है, ये वाली जो इसकी कैविटी है ना सारी, दिस कैविटी इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी।
ये सारी कैविटी इसकी अब्डोमिनल कैविटी, ये कोई बंदा है, सपोज कोई भी है ये, ठीक है, ये कैविटी इसकी कौन सी है? पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी। जब हम मशीन यूज नहीं करते तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। पेरिटोनियल कैविटी की जो लाइनिंग है, ये वाली, ये लाइनिंग, दिस लाइनिंग इज नोन एज पेरिटोनियम। ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई लेयर है, इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। इस पेरिटोनियम में ब्लड वेजल्स भी हैं, इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी मौजूद हैं। हम ये काम कैसे करेंगे? हम कैथेटर लेंगे, जिस तरह ड्रॉपर नहीं होता, ड्रॉपर के जरिए हम एक फ्लूइड इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा कैथेटर है, ये क्या है जी? कैथेटर। इस कैथेटर के जरिए, ये एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर के जरिए हम फ्लूइड एंटर कर देंगे, फ्लूइड, वही वाला फ्लूइड जो यहां पे हमने यूज किया। हम इस फ्लूइड को बॉडी के इस रीजन में अंदर भेज देंगे। फ्लूइड जब अंदर जाएगा, साफ फ्लूइड होगा, तो जो पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स हैं उनमें मौजूद ब्लड हम चल गया। हाँ जी बच्चों, चल गया लेक्चर। हाँ जी बच्चों, लेक्चर चल गया। चलें, वेरी गुड। तो मैं ये बता रहा था, मैंने तो पढ़ा भी दिया सारा, पता नहीं लेक्चर क्यों नहीं चल रहा था, लेकिन खैर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता, तुम्हारा टेस्ट किस चीज़ का होगा? टेस्ट जितना हम लोग ट्यूसडे तक पढ़ लेंगे ना, उतना टेस्ट होगा। जितना हम पढ़ लेंगे उतना टेस्ट होगा, ठीक है। ट्यूसडे को हमारा बायो का टेस्ट है, जितना हम पढ़ लेंगे उतना टेस्ट होगा। जिस टॉपिक तक हम पढ़ लेंगे ना मंडे तक, उतना आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को देख लें। इस टॉपिक में मैं बता रहा था कि हमने खून को साफ कैसे करना है बॉडी के अंदर ही। जो काम मशीन ने किया ना, वो काम बॉडी के अंदर करेंगे। एक ड्रॉपर लेंगे ऐसे टीके की तरह, बॉडी के अंदर फ्लूइड भर देंगे, ऐसे फ्लूइड भर दिया साफ। इस फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे। पेरिटोनियम में ब्लड होता है, आपको पता है। पेरिटोनियम ये दीवार है, अगर ये पूरी कैविटी है, ये हमारी अब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, ये वाली अब्डोमिनल कैविटी, इसकी दीवार को पेरिटोनियम कहते हैं। उसमें खून की नाली है, उसमें खून भी है। हमने साफ फ्लूइड इसके अंदर भर दिया, ऐसे फ्लूइड भर दिया कैथेटर के जरिए। खून में से वेस्ट मटेरियल निकल के फ्लूइड में आ जाएगा। फ्लूइड गंदा हो गया, यानी जो फ्लूइड हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया वो गंदा हो गया। उस गंदे फ्लूइड को बाहर निकाल लें, खून साफ हो गया, ठीक है। लेकिन ये काम चूंकि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड को डाल के किया है, इसलिए इसका नाम क्या? पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें मशीन नहीं यूज की, इसमें साफ फ्लूइड बॉडी के अंदर डाला, और बॉडी के अंदर डाल के बॉडी के अंदर फ्लूइड गंदा हो गया, वेस्ट मटेरियल फ्लूइड में आ गया डिफ्यूजन से। जैसे यहां पे आए थे ऐसे ही यहां पर भी आ जाएंगे। गंदे फ्लूइड को हम बाहर निकाल लेंगे। सो पेरिटोनियल डायलिसिस बार बार कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने मशीन यूज की है, इसमें बॉडी के अंदर वाली कैविटी को ही इस्तेमाल किया है। मशीन इस्तेमाल, बाहर कैसे निकलेगा? जैसे डाला है, ठीक है, बाहर भी वैसे ही निकाल लेंगे। पाइप के जरिए, पाइप समझे, पाइप के जरिए डाला, पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया। सिंपल इज दैट। और अगर किसी का किडनी बिल्कुल ही खराब हो गया, एंड स्टेज यूरीमिया हो जाता है, यूरीमिया एंड स्टेज, आखिरी स्टेज आ गई है, फिर किडनी लेना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, किसी से मैच करना पड़ता है। जिसका किडनी मैच हो जाए फिर उससे ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और डोनर जो होगा वो या तो किसी का नेक नियत इंसान होगा, या कोई अगर मरने से पहले किसी को किडनी डोनेट कर दे तो कर दे। सो आखिरी इलाज यही है कि किडनी डोनेट कर दे। सर इस पाइप में सिरिंज, जहर सी बात है, जब तक सिरिंज नहीं होगी पाइप अंदर कैसे जाएगा? तो सिरिंज वगैरह सारा कुछ होता है, उसको कैथेटर कहते हैं, जिसके जरिए फ्लूइड अंदर डालते हैं, कैथेटर। सो एंड स्टेज के लिए फिर गुर्दा तब्दील करना पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है। कोई अगर अल्लाह का जो है वो बंदा डोनेट कर दे तो कर दे, नहीं करे तो फिर ना करे, ठीक है बच्चों जी। ये मेल फीमेल दोनों पे यूज हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी साइड इफेक्ट होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। साइड इफेक्ट इन सब के ही हैं, किसी के भी ऐसे नहीं है कि साइड इफेक्ट्स ना हो।
लेकिन ये है कि 15 साल तक बंदा फिर से चल सकता है। एक गुर्दा जो किसी से आपने लिया है वो 15 साल तक आपको जो है ना, एवरेज लोगों ने रिसर्च की है, 15 साल तक आपको काम दे सकता है। ठीक है, चलें जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई है। नहीं तो आप लोग जो है, फ्लूइड मिक्स नहीं होगा प्लाज्मा, बेटे नहीं होगा, बीच में मेम्ब्रेन है, यहाँ भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इधर भी पेरिटोनियम के जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन है। सो मिक्स नहीं होगा, बीच में मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।